तो टाइटल से तुम्हें पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में मैं अकाज़ा की फाइनल फाइट बताने वाला हूं, जिसमें कि बहुत बड़े बड़े स्पॉयलर्स होने वाले हैं। तो फिर शुरू करते हैं। तो ये कहानी है इन्फिनिटी कैसल की, जहां हम देखते हैं कि सभी डीमन स्लेयर एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, लेकिन तांजीरो व वाटर हाशिरा गियुटोमियो का एक दूसरे से मिल जाते हैं। लेकिन तभी वहां एंट्री हो जाती है अपर मून 3 यानी अकाज़ा की, जिससे कि तांजीरो रेंगोकू की मौत का बदला भी लेना चाहता था। तांजीरो व अकाज़ा आमने सामने आते ही तुरंत अकाज़ा तांजीरो पर अटैक कर देता है, क्योंकि तांजीरो ने अकाज़ा को भगोड़ा बोला था एंड अकाज़ा तांजीरो को नहीं मार पाया था। इसी कारण मुजोन ने मुगन ट्रेन आर्क में हमने देखा था अकाज़ा की इंसल्ट की थी, जिसी कारण अकाज़ा तांजीरो को मारने के लिए बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव था। लेकिन अब तांजीरो की पावर अलग लेवल पर थी, इसी कारण उसने अकाज़ा के अटैक से खुद को बचाया और साथ में अकाज़ा का एक हाथ भी काट दिया। और तांजीरो सोचता है कि वह अगला बार अकाज़ा के गले पर ही करेगा, लेकिन इतने में ही अकाज़ा एक बहुत ही तेज़ अटैक करता है। तांजीरो अटैक से खुद को बचाते हुए काउंटर अटैक करता है और अकाज़ा का चेहरा डैमेज कर देता है। तांजीरो की इतनी पावर देखकर अकाज़ा और गियुटोमियो का दोनों ही हैरान हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ अकाज़ा के 2 अटैक में ही तांजीरो के पसीने छूट जाते हैं। चाहे वह कितना भी पावरफुल हो, अकाज़ा की पावर लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। लेकिन इतनी पावर देखकर गियुटोमियो का कहता भी है कि तुम्हारी पावर अब हाशिरा के लेवल की हो गई है, और साथ ही तांजीरो से हुई पहली मुलाकात भी याद करता है और सोचता है कि उस दिन तुम सिर झुकाकर अपनी बहन की जान की भीख मांग रहे थे और आज तुम कहाँ पहुँच गए। साथ ही अकाज़ा भी रेंगोकू की बात याद आती है एंड जब रेंगोकू कहता है कि यह बच्चा कमज़ोर नहीं है, तुम कमज़ोर कहकर इसकी इंसल्ट मत करो, तुम सच में अब कमज़ोर नहीं रहे और मैं तुम्हारी पावर की रिस्पेक्ट करता हूँ। इतना बोलते ही अकाज़ा सीरियस हो जाता है एंड अपनी डीमन आर्ट का यूज़ करता है। तभी गियुटोमियो का भी फाइट में शामिल हो जाता है एंड अपनी 11th फॉर्म यानी डेड काम का यूज़ करता है। और ये देखकर तो अकाज़ा पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने अब तक जितने भी वाटर हाशिरा से लड़ाई की थी उसमें से कोई भी 11th फॉर्म का यूज़ नहीं करता था और ये फॉर्म सिर्फ गियो ने ही क्रिएट की थी। इसी समय तांजीरो मौका देखकर अकाज़ा पर एक सरप्राइज अटैक करता है, लेकिन अकाज़ा तुरंत ही गायब हो जाता है इतना फास्ट एंड तुरंत ही वह तांजीरो के पीछे पहुंच जाता है और पीछे से तांजीरो पर अटैक करता है। तांजीरो पे यहाँ पर बचने के कोई चांस नहीं थे, लेकिन तभी गियुटोमियो का तांजीरो को बचा लेता है और अब गियु और अकाज़ा लड़ रहे हैं। तभी तांजीरो अकाज़ा के पैर पर वार करने की सोचता है, लेकिन अकाज़ा उसी पैर से तांजीरो को इतनी ज़ोरदार किक मारता है कि तांजीरो से मुंह से खून निकलने लग जाता है। तभी अकाज़ा गियु की पावर देखकर बहुत ही खुश होता है और खुश होकर उसका नाम पूछता है। जैसा कि तुम्हें पता ही है कि अकाज़ा पावरफुल लोगों की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, इसलिए वो गियु को भी उसका नाम पूछता है। लेकिन गियु कहता है कि मैं किसी डीमन को अपना नाम नहीं बताने वाला। तो अकाज़ा कहता है कोई बात नहीं, मत बताओ, मैं पूछता रहूँगा। एंड इसके बाद अकाज़ा गियु को इतनी ज़ोरदार किक मारता है कि गियुटोमियो का 2-3 दीवार तोड़ते हुए दूर जाके गिरता है और अब तो गियु का कुछ समय तक हिलना भी नामुमकिन था। इतनी भयंकर वार देखकर तांजीरो चिल्ला के बोलता है गियु सान, जिससे अकाज़ा को भी गियु का नाम पता चल जाता है। लेकिन चिंता की बात यह थी कि अब तांजीरो को अकेले ही कुछ समय तक संभालना था, क्योंकि गियु तो अब कुछ समय तक उठने वाला था नहीं। लेकिन मज़े की बात तो ये थी कि तांजीरो काफ़ी समय तक अकाज़ा को अकेले ही संभाल लेता है और अकाज़ा भी इससे हैरान होकर बोलता है नाइस मोमेंट, तुमने कम समय में ही खुद को काफ़ी ट्रेन कर लिया है। रेंगोकू ने तुम्हारी प्रशंसा करके अच्छा काम किया। उस समय जब मैं तुम्हें देखता था तो तुम बस एक ज़मीन पर पड़े हुए वीकलिंग थे, लेकिन आज देखो तुमने अपने आप को कितना ज़्यादा पावरफुल बना लिया है। एंड इसके बाद जो अकाज़ा बोलता है वो तो भाई साहब बिल्कुल ही हैरान करने वाला होता है। इसके बाद अकाज़ा बोलता है कि मैं खुश हूँ कि उस दिन रेंगोकू मारा गया, क्योंकि वैसे भी वह और ज़्यादा पावरफुल नहीं बन सकता था, क्योंकि उसने डीमन बनने से इनकार कर दिया था और वह हमेशा ही ह्यूमन ही बना रहना चाहता था। इस कारण उसका ये डिसीज़न बहुत ही ज़्यादा डम था। एंड ये सुनते ही तांजीरो गुस्से से लाल हो जाता है और बोलता है रेंगोकू के बारे में एक शब्द भी मत बोलना, यू एस शट इट। तो जवाब में अकाज़ा बोलता है क्यों, मैं तो तुम दोनों की तारीफ़ ही कर रहा हूँ। क्योंकि अकाज़ा को लगता था कि सिर्फ ताकतवर होना ही
एक अच्छी बात है। सिर्फ ताकतवर लोगों को ही जिंदा रहना चाहिए और कमज़ोरों को देखकर उसे उल्टी आती थी। लेकिन तानजीरो बिल्कुल ही विपरीत सोचता है। उसे लगता है कि छोटे बच्चे तो सबसे ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, उन्हें अगर कोई बचाएगा नहीं तो फिर कैसे इंसान पैदा रहेंगे या इंसानियत आगे चलेगी। इसलिए ताकतवरों को हमेशा ही कमज़ोरों की रक्षा करनी चाहिए और कमज़ोरों को ताकतवर होकर अपने से कमज़ोरों की रक्षा करनी चाहिए। और यह सुनकर तो अकाजा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। लेकिन फिर अकाजा खुद सोचता है कि मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, क्योंकि मुझे तो कमज़ोरों से नफरत है। तानजीरो तो काफ़ी पावरफुल है और इस कारण अब मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। एंड इसी समय अकाजा के पीछे कंधे पर एक हाथ आता है। तभी अकाजा पीछे घूमते हुए बहुत ही पावरफुल अटैक करता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, क्योंकि ये बस उसके मन का भ्रम या उसकी कोई पुरानी यादाश्त थी। यह देखकर तानजीरो भी सोचने लग जाता है कि ये क्या, तुम हवा में ये हाथ पैर क्यों चला रहे हो। लेकिन अकाजा अब बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, इसलिए वह अब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक करता है तानजीरो पर। एंड यह अटैक पिछले से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल था। एंड फिर ऐसे ही कई अटैक करता रहता है। ये अटैक बहुत ज़्यादा तेज़ एंड स्टीक थे, जिससे तानजीरो सोच में पड़ जाता है कि ये इतने ज़्यादा स्टीक कैसे हो सकते हैं। इसके अटैक मेरे शरीर को चुंबक की तरह जैसे आकर्षित कर रहे हो। ऐसा सोचते सोचते ही वह अकाजा की पुरानी बातों को याद करता है और अकाजा का जीवन या लाइफ के प्रति जो सोचने का तरीका है उसे जानने की कोशिश करता है। अकाजा के अटैक से बचकर तानजीरो उसकी गर्दन पर वार करने की कोशिश करता है। लेकिन इसी बीच हम एक अलग पॉइंट पर चले जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि रेंगुक के छोटे भाई ने एक लेटर लिखा है, जो कि असल में ये लिखा नहीं, मिला है उसे। और ये लेटर उसके पूर्वजों का लिखा हुआ है, यानी कि फॉर्मर फ्लेम हाशिराओं का लिखा हुआ है, जो कि यूरुची के कांटेक्ट में भी था। इस लेटर में फ्लेम ब्रीथिंग के बारे में लिखा था। रेंगोकू का छोटा भाई इस लेटर को तानजीरो को भेजता है, लेकिन लेटर के आने से पहले ही अकाजा और तानजीरो के बीच फाइट शुरू हो जाती है। अब हम वापस फाइट में आ जाते हैं कि फाइट में तानजीरो अकाजा पर अटैक कर रहा होता है, लेकिन तभी अकाजा उसकी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है एंड वह उसे आसानी से तोड़ भी सकता है। अब तानजीरो के पास कोई रास्ता नहीं बचा, तो तुम्हें पता ही है तब कोई रास्ता नहीं होता, तब हेडबट का रास्ता होता है। यानी तानजीरो अकाजा को हेडबट देता है एंड एक किक भी मारता है। लेकिन अपर मून 3 को हेडबट से क्या ही होने वाला था। लेकिन तभी फिर से गियू वहाँ आ जाता है एंड अब तो उसका डीमन स्लेयर मार्क भी एक्टिव हो गया है, जिससे गियू की स्पीड एंड पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी। लेकिन अकाजा तुम्हें पता ही है कितना ज़्यादा पावरफुल है। वो पहले ऐसे ही खेल खेल रहा था एंड अचानक गियू की पावर बढ़ते ही उसकी पावर भी एकदम से अलग लेवल पर चली जाती है। और तानजीरो सोचने लगता है कि अकाजा को हराना इस तरह से तो मुश्किल है एंड वह इस वॉर को भी हार जाएंगे, यानी कि एक बार फिर वह रेंगोकू की तरह ही एक हाशिरा को और अपने सामने मरते हुए देख लेगा। इसलिए वह बिल्कुल शांति से अकाजा को हराने के बारे में और उसकी पावर के बारे में सोचता है कि कैसे अकाजा इतना ज़्यादा पावरफुल एंड स्टीक अटैक कर रहा है। और तभी उसे अकाजा द्वारा कही गई बात बैटल स्पिरिट की याद आती है। साथ ही इनोस्के ने ही कुछ ऐसा ही अकाजा को बताया था कि हम किसी को जब मारने के इरादे से नहीं लड़ते तो ऐसे दुश्मन को पहचानना बहुत मुश्किल होता है। और इस प्रकार सोचते हुए तानजीरो अकाजा पर पीछे से वार करता है, लेकिन अकाजा एक बार फिर उसकी ब्लेड को पकड़ लेता है एंड तुरंत ही काउंटर अटैक करता है। लेकिन तानजीरो मुश्किल से उसे डोज कर पाता है। तभी हमें तानजीरो की कुछ पुरानी यादें दिखाई देती है, जहाँ हम देखते हैं कि तानजीरो अपने पिता के साथ है और कुछ बातें कर रहा है, जहाँ उसके पिता उसे बता रहे हैं कि जब तुम यूजलेस मोमेंट को अवॉइड करना स्टार्ट कर दोगे तो तुम्हारा माइंड इनविजिबल हो जाएगा एंड जिससे तुम मिनिमम मोमेंट से मैक्सिमम पावर जनरेट कर पाओगे। इसी कारण उसके पिता बीमार होने के बाद भी सारी रात फ्लेम डांस किया करते थे, फायर डांस किया करते थे। एंड एक रात तो उसके पिता ने बिना किसी किलिंग इंटेंट के एक बड़े भालू को मार दिया था एंड उसके फादर सी थ्रू वर्ल्ड को देख पाते थे, जिससे वो किसी भी प्रकार के जीव की बॉडी को पूरी तरह से ट्रांसपेरेंटली देख पाते थे, उसका ब्लड फ्लो और मांसपेशियों की मूवमेंट सब कुछ। एंड तानजीरो ने भी अभी अभी अकाजा के काउंटर अटैक को डोज करने के लिए इसी टेक्निक का यूज किया था एंड अब तानजीरो को पूरा यकीन था कि इस टेक्निक का यूज करके वह अकाजा को हरा के ही छोड़ेगा। एंड अब हम देखते हैं कि अकाजा व गियो के बीच खतरनाक फाइट चल रही है। गियो लगभग अपनी पूरी लिमिट तक पहुंच चुका है भाई, लेकिन अकाजा अभी भी स्माइल कर रहा है। एंड तभी एक अटैक के दौरान अकाजा गियो
की स्वॉर्ड को तोड़ देता है। एंड ये देखकर ग्यू के होश पूरी तरह से उड़ जाते हैं क्योंकि अब ग्यू के पास कोई रास्ता नहीं है। एंड अकाजा ग्यू को बोलता है, भाई साहब फेयरवेल, अब तुम्हें जाना पड़ेगा। और इतना बोलते ही बिल्कुल रेंगोकू के जैसे ही अकाजा ग्यू के पेट पर जोरदार पंच मारता है और हम देखते हैं चारों ओर खून उछलता है, जिसे लगता है कि जैसे अकाजा ने ग्यू का पेट फाड़ दिया है। लेकिन रुको भैया, ऐसा होता नहीं, क्योंकि तभी हम देखते हैं कि जो खून उछला था वो तो अकाजा का था और उसका हाथ कट चुका है जो कि तांजीरो ने काटा है। एंड ये सब इतना ज़्यादा फास्ट हुआ था कि ये देखकर ग्यू का दिमाग हिल जाता है, उसका रोम रोम पूरी तरह से मानो ऐसे हैरान हो जाता है, जैसे कहते हैं ना गूस बम से जैसे आ जाते हैं। एंड ये देखकर अकाजा का भी शरीर पूरी तरह से बेकाबू हो जाता है, मानो जैसे उसके शरीर का एक एक अंग बोल कर कह रहा हो कि इसे तुरंत मारो, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तभी अकाजा अपने डीमन आर्ट का पूरी तरह से फुल पावर के साथ यूज़ करता है। लेकिन तांजीरो मानो अब एक अलग ही दुनिया में चला गया हो, क्योंकि अब वो सी थ्रू वर्ल्ड का यूज़ कर रहा था। उसे अकाजा की हर एक सेल, हर एक बॉडी पार्ट ट्रांसपेरेंटली नज़र आ रहा था। एंड अकाजा की डीमन आर्ट की पावर से ग्यू के तो पूरी तरह से एल लग जाता है। लेकिन तभी ग्यू देखता है कि तांजीरो अकाजा के पीछे खड़ा है। एंड अकाजा को इस बात का अंदाज़ा तक नहीं है कि उसके पीछे तांजीरो है। लेकिन तभी तांजीरो चिल्लाता है कि अकाजा, आई विल राइट नाउ कट ऑफ योर हेड, यानी कि मैं तुम्हारा हेड अभी काटने वाला हूँ। जिससे अकाजा हैरान होकर तुरंत तांजीरो पर अटैक करता है, लेकिन तांजीरो खुद को बचा लेता है। एंड ग्यू सोच में पड़ जाता है, अबे साले काटना था तो काट देता, चिल्ला क्या रहा है, तुम्हारी मौसी को सुना रहा है क्या? मतलब ऐसा नहीं बोला था, तुम समझ गए होंगे मेरी भावना। लेकिन तभी अकाजा के तो होश पूरी तरह से उड़ गए हैं, क्योंकि तांजीरो को एक खरोज तक नहीं आई थी उसकी डीमन आर्ट से। अकाजा को ऐसा लग रहा था कि उसके सामने मानो कोई अलग ही इंसान आ गया हो। लेकिन अकाजा को विश्वास था कि तांजीरो की बैटल स्पिरिट जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, उसका कंपास डिटेक्शन भी उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। लेकिन उसके होश तो तब उड़ जाते हैं जब वह देखता है कि तांजीरो की बैटल स्पिरिट तो गायब हो चुकी है। एंड इससे पहले कि अकाजा कुछ भी कर पाता, तांजीरो तुरंत ही अकाजा की गर्दन काट देता है। एंड इस वक्त अकाजा के मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, इम्पॉसिबल। और अब अकाजा का हेड गायब हो चुका है, जिसे देखकर ग्यू एंड तांजीरो चैन की सांस लेते हैं कि चलो पीछा छूटा। लेकिन तभी अकाजा बिना हेड के ही अपनी बॉडी से डीमन आर्ट का यूज़ करना स्टार्ट कर देता है। उसने अपनी कटी हुई गर्दन को बहुत ही अजीब तरीके से सील कर लिया था। वह तांजीरो पर अटैक करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि तांजीरो ने अपनी फुल पावर का यूज़ कर लिया था, जिससे वह बेहोश हो जाता है। एंड अब सब कुछ ग्यू को अकेले ही संभालना था। ग्यू अपनी वाटर ब्रीथिंग का यूज़ करता है और अकाजा को डैमेज करता जाता है। लेकिन भाई साहब, अकाजा इस कंडीशन में भी फिर से रीजनरेट कर पा रहा था, जो कि बहुत शॉकिंग था ग्यू के लिए, क्योंकि मुजोन के अलावा इस तरह की पावर कोई भी यूज़ नहीं कर सकता था। ऐसा हमें पहले लगता था, लेकिन इस फाइट को देखकर पता चल गया कि अकाजा भी इस तरह की पावर का यूज़ कर सकता है। तभी वह तांजीरो की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी वह रुक जाता है, क्योंकि उसके पीछे से एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है जो कि उसे रोकने की कोशिश करती है। ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि उसकी ह्यूमन फॉर्म की होने वाली वाइफ कोयो की होती है। एंड इसी के साथ अकाजा की बैक स्टोरी हमारे सामने आ जाती है, जिसको लेकर मैंने पहले एक पूरा वीडियो बना दिया है अलग से, तो देख लेना, मैं नीचे लिंक डाल दूंगा। तो अब अकाजा को अपना सारा पास्ट याद आ चुका है एंड इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है और उसका हेड भी रीजनरेट होना स्टार्ट हो चुका है। इसमें तांजीरो को भी होश आ गया है और अकाजा को देखकर तांजीरो के होश एक तरह से उड़ जाते हैं, मतलब बेहोश तो नहीं हुआ लेकिन उसका दिमाग हिल जाता है। तभी हम देखते हैं कि तांजीरो अकाजा को मारने के लिए या उस पर वार करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इसमें तांजीरो इतना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है कि उसके हाथ से उसकी स्वॉर्ड गिर जाती है और वह अकाजा के मुंह पर एक पंच मारता है, जिससे कि अकाजा को कुछ नहीं होने वाला था। तभी अकाजा को उसके मास्टर की याद आती है एंड अब हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, क्योंकि गियो की स्वॉर्ड भी टूट चुकी थी एंड तांजीरो भी पूरी तरह से कमज़ोर था। इसलिए वह अकाजा से दूर भागकर अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी तांजीरो अकाजा के चेहरे पर एक सॉफ्ट स्माइल देखता है, क्योंकि अकाजा उन पर नहीं बल्कि खुद पर ही अटैक करने वाला होता है एंड वह खुद को ही अपनी ही
पावर से पूरी तरह से डैमेज कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मुजोन की पावर के कारण अकाजा फिर से रीजनरेट हो रहा है। वह खुद को ख़त्म करना चाहता है लेकिन मुजोन की पावर उसे वापस से रीजनरेट करके तांजीरो को मारने के लिए मजबूर कर रही है। लेकिन फिर एक बार उसे कोयो की याद आती है एंड अब वह फाइनली कोयोकी को याद करते हुए उसकी बाहों में मर जाता है। एंड इसी तरह से हमें एक बहुत ही खतरनाक फाइट के साथ अपर मून 3 का अंत होते हुए दिखता है। यहाँ फाइट में अकाजा की बैक स्टोरी देखने के बाद अकाजा पूरे डीमन स्लेयर का सबसे फेवरेट करेक्टर बन जाएगा तुम्हारा, मेरा भी बन गया, क्योंकि अकाजा ऐसे करेक्टर में से है जो अपनों के लिए बहुत कुछ करना चाहता है लेकिन हालात कुछ इस तरह के हो जाते हैं कि सब कुछ चाहते हुए एंड हर प्रकार के प्रयास करने के बाद भी यह अपनों के लिए कुछ नहीं कर पाता। एंड इस कारण अकाजा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट एंड तुम्हारा लवेबल करेक्टर हो जाएगा एक बार अकाजा को देखने के बाद। तो बस यार इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक तो कर ही देना।